मेरे दोस्त की बीवी बहुत खूबसूरत थी। मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। मैं अपने दोस्त को रोज मजबूर करता कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, लेकिन वो अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा था। मेरी लाख मिन्नतों पर भी जब उसने बीवी को तलाक नहीं दी, तो फिर मैंने अपने दोस्त के जूस में जहर मिला दिया। फिर मैंने उसकी खूबसूरत बीवी से शादी कर ली। शादी की पहली रात मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि उसके जिस्म पर मेरा नाम शुएब है और मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास खानदान से है। मेरा दोस्त शफीक और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। लोग हमारी दोस्ती की कस्में दिया करते थे। शफीक भी मुझ पर जान देता था और उसने भी मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया था कि वो मेरा दोस्त है। वो मेरे भाइयों की तरह था। मुझे किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो चीज मुझे शफीक ही दिलवाया करता था, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो। इसलिए मुझे भी शफीक की दोस्ती अच्छी लगने लगी थी और इसका साथ मुझे अच्छा लगता था। ऐसा नहीं था कि शफीक से मेरा ताल्लुक कुछ दिनों का था या कुछ महीनों का था। हमारा ताल्लुक स्कूल से लेकर कॉलेज और फिर कॉलेज से लेकर यूनिवर्सिटी तक का था। हम बचपन से एक साथ बड़े हुए। मैं उससे जो भी चीज कहता वो मुझे फौरन उस चीज के लिए हाँ करता, कभी भी मना नहीं करता था। और वो मुझे हर हाल में वो चीज कहीं से भी ला कर देता था, चाहे वो कितनी भी महंगी चीज क्यों ना हो, सूट हो या फिर महंगे से महंगे मोबाइल, जूते, घड़ी, वो हर चीज मुझे दिलवाया करता था। और उसने कभी भी बदले में मुझसे कुछ भी नहीं मांगा था। मैं भी शफीक से बहुत प्यार करता था और उसे दिल से सच्चा दोस्त मानता था। यूं ही बचपन से लेकर कॉलेज तक हमारी दोस्ती बनी रही। और फिर एक दिन शफीक की जिंदगी में एक लड़की आई जिससे वो बहुत प्यार करता था। शफीक से सुना था कि वो इतनी खूबसूरत है कि खुदा ने उसे खुद अपने हाथों से बनाया है। शफीक उसकी तारीफ करता नहीं थकता था। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो ये चाहता था कि उस लड़की से उसकी शादी हो जाए। लेकिन वो लड़की हमारी यूनिवर्सिटी की नहीं थी, वो किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और शफीक ने उसे कहीं देखा था। शफीक उसे कई बार अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुका था, लेकिन वो लड़की नहीं मानती थी और हमेशा उसे इग्नोर कर देती थी, क्योंकि दोनों के बीच में जात पात का बहुत फर्क था। और मैं शफीक से कहता था कि वो लड़की कभी नहीं मानेगी तुमसे शादी के लिए। ये लोग अपनी बरादरी से किसी दूसरी बरादरी में शादी नहीं करते। ये लोग बहुत ही सख्त होते हैं। लेकिन शफीक नहीं मानता था। वो कहता कि मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगा। वो किसी भी सूरत इसे हासिल करना चाहता था। मैंने भी अभी तक उस लड़की को नहीं देखा था, बस शफीक के मुंह से उसकी बातें सुनता रहता था और मैंने कभी इस बात में दिलचस्पी ना ली थी कि मैं उसको देखूं। हमारी यूनिवर्सिटी के सब लड़के शफीक का बहुत मजाक उड़ाते थे कि शफीक ने अपना दिल दूसरी जात की लड़की को दे रखा है, और वो तो हमारी यूनिवर्सिटी की भी नहीं। क्या हमारी यूनिवर्सिटी में लड़कियां कम पड़ गई थी जो शफीक को दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की के पास जाना पड़ा? यूनिवर्सिटी की खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां शफीक की दीवानी थी, क्योंकि शफीक था ही इतना अमीर और हैंडसम। सब लड़कियां कहती कि शफीक, हम सब में क्या कमी थी जो तुमने दूसरी यूनिवर्सिटी की लड़की को दिल दे दिया है? वो सारी लड़कियां शफीक के पैसे की और उसकी खूबसूरती की दीवानी थी। ये बात तो मैं जान चुका था इसके साथ रहकर कि इस दुनिया में जीने के लिए पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है और पैसे वाले की बहुत अहमियत है, क्योंकि मैं देखता था अक्सर यूनिवर्सिटी में सब लड़के शफीक के पीछे होते थे और वो चाहते थे कि शफीक इनसे दोस्ती कर ले, और लड़कियां भी तो यही चाहती थी कि शफीक इनको अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। शफीक की तरफ लड़के हों या लड़कियां, सब उसको देखते थे। मेरी तरफ कोई भी नहीं देखता था। शायद मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था इसलिए। हालांकि मैं भी कम हैंडसम नहीं था, अच्छी खासी पर्सनैलिटी थी मेरी, लेकिन फिर भी लड़कियां मेरी तरफ नहीं देखती थी। मेरी यूनिवर्सिटी की फीस भी जैसे तैसे मेरी माँ पूरी करती थी और फिर इसके अलावा जो भी मेरे खर्चे होते थे वो तो सब शफीक ही पूरे करता था। इसलिए मुझे किसी भी चीज की अगर जरूरत पड़ती तो मैं शफीक से बोल दिया करता था। इसी तरह मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही थी। शफीक की फैमिली में सिर्फ उसका एक भाई और दो बहनें और उसके माँ बाप थे, जबकि मेरी फैमिली में मैं था और मेरी तीन बहनें थी और मेरी माँ थी। मेरे पापा बहुत पहले हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। इनको कैंसर हुआ था और हम उनका इलाज नहीं करवा सके थे। मेरी एक बहन की शादी हो चुकी थी और दो का घर अभी बसना बाकी था। दोनों बहनें जैसे तैसे घर का खर्च चलाती थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर ली थी और मेरी माँ भी सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्चा पूरा कर लिया करती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे खर्चे तो शफीक ही पूरे कर दिया करता था, इसलिए घर में थोड़ी बहुत बचत भी हो जाया करती थी। जो पैसे मुझे बहनें और मेरी माँ देती थी वो मैं अपने बुरे वक्त के लिए बचा कर रखता था। मैं शफीक के साथ अक्सर खाना भी बाहर खाता
आता था और इससे तरह तरह की फरमाइश करता कि आज ये खाने चलेंगे और वो खाने चलेंगे। मेरी माँ बताया करती थी कि मैं बहुत ही मन्नत और मुरादों के बाद पैदा हुआ था। 3 बहनों का इकलौता भाई था, इसलिए घर में मेरी हर ख्वाहिश का मान रखा जाता था। मेरी खुशी को सबसे पहले अहमियत दी जाती थी। मेरी हर ख्वाहिश पूरी होती थी। मैं घर का लाडला था, इसलिए मुझे अपनी बात मनवाने का बहुत शौक भी होता था। शफीक बहुत परेशान रहने लगा था और मुझे दिन रात यही कहता कि इस लड़की के बिना अब मेरा गुजारा नहीं हो सकता। इसे बस ये था कि वो लड़की एक बार इससे बात कर ले तो वो इससे अपने दिल की बात कह सके, लेकिन वो लड़की इससे मौका ही नहीं देती थी कि शफीक इसे कुछ कह सके। इसकी पढ़ाई जैसे ही पूरी होती थी तो उसे गाड़ी लेने आती थी और वो गाड़ी में बैठकर चली जाया करती थी। मुझसे अपने दोस्त की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने सोच लिया था कि आज इस लड़की से कैसे भी करके मैं खुद बात करूंगा। शफीक इससे मोहब्बत करता है। मैं शफीक को लेकर उसकी यूनिवर्सिटी गया था और हम उस लड़की के बाहर आने का इंतजार करने लगे। शफीक मुझे बहुत रोक रहा था कि यार रहने दो, आज नहीं करते बात। किसी लड़की का रास्ता रोककर उससे बात करना ये ठीक नहीं है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी और मैंने ये पक्का इरादा कर लिया कि आज इससे बात करके ही रहूंगा। कुछ देर बाद वो लड़की गेट से बाहर निकली। उसने बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहन रखे थे। गले में एक दुपट्टा भी लिया हुआ था जिससे उसने अपने आप को अच्छी तरह से ढांप रखा था। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। वो जैसे ही गेट से बाहर निकली तो मैं उसके सामने आ गया। अभी शफीक मेरे पीछे ही था। मैंने उससे कहा एक्सक्यूज मी मैडम, तो वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी तो मैंने उससे बिना कुछ सोचे कह दिया ये मेरा दोस्त शफीक है। ये रोज आपको देखने आपकी यूनिवर्सिटी आता है। आपकी यूनिवर्सिटी में इतनी दूर से आता है और आप इसे देखती भी नहीं। ये आपसे बहुत मोहब्बत करता है। क्या ये बात आप जानती है? उस लड़की से इतना कहना था कि उस लड़की ने जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा और ये कहते हुए आगे बढ़ गई कि तुम दोनों को शर्म नहीं आती एक लड़की का रास्ता रोककर उससे बातें करते हुए? क्या तुम लोगों के घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरे की बहन बेटी का ऐसे पीछा करते हो, उसका तमाशा बनाते हो? मुझे बहुत गुस्सा आया उस पर। मैंने शफीक से कहा क्या तुम अब भी इस लड़की से मोहब्बत करोगे जिसने तुम्हारे दोस्त को थप्पड़ मारा है? तो शफीक खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे जवाब दिया कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये काम मत करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आप खुद ही नतीजा भुगतो इस काम का। शफीक ने यह भी कहा था कि इसमें इस लड़की का कोई कसूर नहीं था। अगर कोई भी इस लड़की की जगह होती तब भी वो यही करती। शफीक ने कहा कि मुझे तो बहुत खुशी हुई इसकी सोच देखकर। तो मैं उसे जवाब देने लगा कि वाह यार, दोस्त हो तो तुम जैसा जो अपनी महबूबा से अपने दोस्त को थप्पड़ लगवा कर कहता है कि इसने अच्छा काम किया है। मैं अपने गाल पर हाथ रखे हुए उससे कह रहा था जबकि वो हंस रहा था और मेरा मजाक उड़ा रहा था कि तुमने ही जल्दबाजी की थी। शफीक ने अब इस बात का अपने घर में भी जिक्र कर दिया था कि वो एक लड़की को पसंद करता है। इसकी फैमिली इस बात में इसके साथ थी और वो लोग इस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाने के लिए तैयार भी हो गए। शफीक घर का सबसे बड़ा बेटा था और वो लोग चाहते थे कि शफीक की जल्द से जल्द शादी हो जाए, इसलिए उसने अपने घर वालों को तैयार भी कर लिया। अगले ही दिन वो इस लड़की के घर जाएंगे इसका रिश्ता लेकर। शफीक को इस बात पर यकीन था कि उन लोगों के पास इतना पैसा है कि इस लड़की के घर वाले के पास इनकार की कोई वजह ही नहीं रहेगी और वो लोग हाँ कर ही देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था और मुझे ये बात बहुत अजीब लगी थी। शफीक की फैमिली जब उस लड़की के घर गई तो उस वक्त वो लड़की घर पर नहीं थी। उसके घर में सिर्फ उसके ताया और ताई और उसका एक कजन था। बातचीत के बाद शफीक के पापा ने उनसे कहा कि हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो वो लोग सोच में पड़कर खामोश हो गए। शफीक के पापा ने उनको यकीन दिलाया कि हमारे घर आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी और अपनी बहुत तारीफ की। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हमारा बिजनेस बहुत फैला हुआ है, इस वजह से आपकी बेटी को हमारे घर में पैसे की कभी तंगी नहीं होगी और हमारा बेटा भी इससे बहुत प्यार करता है। इन लोगों ने बताया था कि लड़की के माँ बाप तो मर चुके हैं और इसको हमने ही अपनी बेटी की तरह पाला है। इन लोगों ने बताया कि हम मरियम के ताया और ताई हैं, हमें वक्त लगेगा फैसला लेने में और उन्होंने बताया कि हम अपनी बरादरी से कहीं बाहर शादी नहीं करते, इसलिए अभी हम आपको कोई जवाब नहीं दे सकते। तो शफीक के पापा ने जाने की इजाजत लेते हुए उनको कहा कि हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, आप हमें फोन पर बता देना। शफीक को बहुत इंतजार था उनके जवाब का। एक हफ्ता इसी बीच में गुजर चुका था लेकिन इन लोगों का कोई भी फोन नहीं आया था। फिर शफीक ने अपने पापा से जिद की कि वो खुद बात करें इनसे और इनका नंबर शफीक ने खुद मिलाकर अपने पापा के हाथ में थमा दिया। बार बार घंटी जा रही थी लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। अब हम लोग परेशान हो गए कि आखिर वो लोग जवाब देने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं। अगले दिन शफीक ने अपने पापा को फिर से नंबर मिला कर दिया
किया था तो उन लोगों ने कॉल उठा ली थी और कहा कि हम आपसे माफी चाहते हैं, लेकिन ये रिश्ता हम नहीं कर सकते। शफीक के पापा ने उनसे इनकार की वजह पूछी तो आगे से वो लोग खामोश रहे और फोन ही बंद कर दिया। मुझे भी अब और गुस्सा आ रहा था इस लड़की की फैमिली पर कि आखिर इतने अमीर घर में रिश्ता ना करने की क्या वजह रही होगी। शफीक बिल्कुल खामोश हो गया था इनके इनकार को सुनकर और उसका किसी भी काम में दिल नहीं लगता था। वो बस अपने घर में ही रहने लगा था, अपने कमरे तक ही रहता था। मैं उससे रोज मिलने जाता था, उसके घर में उसका दिल बहलाने की बहुत कोशिश करता था। इससे बहुत कहता कि बाहर चलो, कोई मूवी देखते हैं, कब तक इस बात का दुख मनाता रहेगा। लेकिन वो खामोश रहता। इस बात को 3 महीने गुजर चुके थे और एक दिन उन लोगों का अचानक से फोन आया था कि वो लोग इस रिश्ते के लिए मान गए हैं और वो जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। शफीक के घर वाले बहुत हैरान थे इस बात पर कि आखिर इन लोगों ने पहले इनकार क्यों किया था और अब हाँ की है, आखिर इसकी क्या वजह होगी। लेकिन शफीक को इस बात से कोई मतलब नहीं था। वो तो इन लोगों की हाँ सुनकर बहुत खुश था क्योंकि उसकी मोहब्बत उसे मिलने जा रही थी। हर रुकावट खत्म हो गई थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि इस खुशी में वो नाचने गाने लगे, क्योंकि इन 3 महीनों में शफीक बहुत उदास रहा था। ना इसने ठीक से खाया था ना पिया था, बस एक कमरे में बंद पड़ा रहता था। इस अचानक मिलने वाली खुशखबरी ने पूरे घर को खुश कर दिया था। शफीक के पापा ने इनसे मंगनी की तारीख फोन पर ही ले ली थी। अब मंगनी और शादी की तैयारी जोरों पर थी। सब बहुत खुश थे। आज उसकी मंगनी का दिन था। शफीक ने उसी वक्त सुनार की दुकान पर जाकर हीरे की अंगूठी बनवाई थी। मंगनी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। मंगनी बहुत शानदार तरीके से हुई थी। शफीक के मंगेतर को मैंने पहली बार उसकी मंगनी पर ही देखा था। शफीक से जितनी उसकी तारीफ सुनी थी वो तो इससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत थी। मैं दिल ही दिल में ये सोचने लगा कि काश इस लड़की से मेरी शादी होती या ये मुझे मिल गई होती। मुझे अब शफीक की किस्मत पर जलन होने लगी थी। कैसे जिंदगी के हर ऐश इशरत मिली थी और अब जो लड़की मिली वो भी इतनी खूबसूरत। आज से पहले मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। अपने कॉलेज लाइफ से लेकर यूनिवर्सिटी तक जितनी खूबसूरत मरियम थी, शफीक सच कहता था कि खुदा ने उसे बड़ी फुर्सत से अपने हाथों से बनाया है। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि उसकी तारीफ किए बिना कोई रह नहीं सकता था। मंगनी को 1 महीना हो गया था और मरियम के घर वाले कह रहे थे कि अगले महीने की शुरुआत में शादी हो जाए। शफीक के पापा और शफीक ने उनसे जहेज लेने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो लोग खुद ही इतने पैसे वाले थे, इनको जरूरत भी नहीं थी जहेज की। इसलिए उन्होंने सिर्फ जरूरत की चीज ही देने का बोला था, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शफीक ने मरियम का नंबर उसकी ताई से ले लिया था और वो मरियम को कॉल करता तो वो उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती थी। शफीक ये समझता था कि शायद वो इससे मोहब्बत नहीं करती या जबरदस्ती इस रिश्ते में बंधी है। ये सब शफीक अपने दिल में सोचता रहता था, लेकिन वो इसे छोड़ने का भी नहीं सोच सकता था। वो सोचता था कि शादी के बाद आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत हो ही जाएगी। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और शादी का दिन भी आ गया। शफीक के पापा ने शादी की सारी जिम्मेदारियां मुझे देने को बोला था और मैं हर जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर रहा था। सारी अरेंजमेंट्स मैं ही देख रहा था। शफीक के कमरे से लेकर उसके सारे घर की डेकोरेशन मैंने ही की। सब मेहमानों को डेकोरेशन बहुत ही पसंद आई थी। शफीक भी बहुत खुश था और इसकी मामा बार बार उसकी नजर उतार रही थी। सारे घर वाले तैयार हो चुके थे, बस कुछ मेहमानों के आने का इंतजार हो रहा था कि वो आ जाएं तो बारात लेकर मरियम के घर रवाना हो जाएं। कुछ ही देर में बारात रवाना हो गई थी। वो मरियम दुल्हन के जोड़े में सजी किसी परी से कम नहीं लग रही थी। शफीक तो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, लेकिन इन दोनों को ऐसे देखकर पता नहीं क्यों मुझे खुशी नहीं हो रही थी। वैसे तो वो मेरा दोस्त था, मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी शादी वाले दिन मेरे दिल में एक अजीब से एहसास ने जन्म ले लिया था। उसकी खुशी से मुझे जलन होने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ रहा था कि ये क्यों हो रहा है। मैं शफीक की खुशियों से जल रहा हूँ या कुछ और बात है। कुछ ही देर में शादी होने वाली थी। सब मेहमान दूल्हा और दुल्हन की बहुत तारीफें कर रहे थे। शफीक भी बहुत खुश था। लोगों से इसकी तारीफें सुनकर मैं बस खामोश खड़ा वहाँ सब कुछ देख रहा था। मैं शफीक को शादी की मुबारक देने स्टेज पर गया, इससे गले मिला और उससे हमेशा ऐसे ही खुश रहने के लिए दुआ दी और उससे कहा कि आखिर तुमने भाभी को हासिल कर ही लिया। उसकी हंसी पूरे हाल में गूंज रही थी। मरियम बहुत चुपचाप थी, ज्यादा बोल नहीं रही थी। शफीक ने उसका हाथ थामा हुआ था। वो सब मुझसे पता नहीं क्यों देखा नहीं चाह रहा था। कुछ ही देर में रुखसती भी होगी। शफीक और मरियम को मैंने कार में बिठाया जो फूलों से सजी हुई थी। शादी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए थे और मरियम को घर आते ही उसकी सास और ननद पूरा घर दिखाने लगी थी। उसके बाद वो लोग उसे शफीक के कमरे में लेकर गए थे जो मैंने ही अपने हाथ से सजाया था। शादी के 1 महीना होने वाला था, लेकिन अब शफीक बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा था।
मैंने उससे कई बार वजह पूछी लेकिन वो हमेशा टाल दिया करता था। पता नहीं क्या बात थी जो मुझसे छुपा रहा था। हालांकि मैं उसका दोस्त था जिससे वो छोटी सी छोटी बात भी शेयर किया करता था। वक्त यूं ही गुजरता रहा लेकिन शफीक में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शफीक ये शादी करके बहुत पछता रहा है और मैं दिल ही दिल में खुश होने लगा कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे शफीक की बीवी मरियम अच्छी लगने लगी थी और मैं दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करने लगा था। मरियम को शफीक के साथ मेरी आंखें बर्दाश्त नहीं करती थी। शफीक के रवैये से मुझे ये महसूस होने लगा था कि वो मरियम से खुश नहीं है, लेकिन मैं इस बात का पता नहीं लगा पा रहा था। आखिरकार मैंने शफीक से पूछ लिया कि आखिर क्या बात है जिस वजह से तुम इतना परेशान रहते हो, क्या तुम मरियम की वजह से परेशान हो? तो वो एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा हाँ बस ऐसा ही समझो, लेकिन प्लीज तुम मुझे फोर्स मत करो कि मैं ये बात तुम्हें बताऊं। मैं खामोश हो गया उसका जवाब सुनकर। अब मेरे लिए और आसानी हो गई थी क्योंकि शफीक भी मरियम को कुछ खास पसंद नहीं कर रहा था। अब मैं चाहता था कि शफीक मरियम को छोड़ दे या किसी भी तरह उसे तलाक दे दे तो मैं इससे शादी कर लूं। एक दिन शफीक की माँ ने मुझे फोन किया और मुझे कुछ ऐसी बात बताई जो मैं सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हुआ और इसकी माँ बहुत परेशान थी। वो मुझसे कह रही थी कि तुम शफीक को समझाओ। इनकी परेशानी से मुझे अंदाजा हो रहा था कि शफीक ने जो बात बताई थी वो मरियम की वजह से परेशान है। वो एकदम सच है, इसलिए मैंने आंटी को ये बोल दिया कि फिक्र ना करें, मैं इसे समझाऊंगा। ये कहते हुए मैंने फोन बंद कर दिया। इसको कुछ भी नहीं समझाया क्योंकि मैं खुद यही चाहता था कि शफीक यही सब करे। मेरा काम तो वैसे ही आसान हो रहा था, मैं क्यों इसे समझाता। पहले इनके बीच झगड़े होते थे लेकिन अब शफीक मरियम को छोटी छोटी बात पर मारने भी लगा था। ये सब बातें मुझे शफीक की माँ ने ही फोन पर बताई थी। शफीक मुझे जब भी मिलता तो मैं उसे जानबूझकर कोई ऐसी बात बोल देता जिससे उसको अपनी बीवी से नफरत हो जाए और वो उस पर गुस्सा करने लगे। मैं उसको हमेशा ये कहता था कि जितनी मोहब्बत तुम अपनी बीवी से करते हो शायद वो तुमसे इतनी मोहब्बत नहीं करती। हो सकता है उसकी जिंदगी में तुमसे पहले कोई और हो। ये शादी उसने अपने ताया और ताई के दबाव डालने पर की हो। मैं उसे बहुत उकसाता था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, उसे अपने घर से निकाल दे, लेकिन शफीक अभी तक ये सब कुछ नहीं कर रहा था। जैसा मैं चाहता था वो सिर्फ उसके साथ गलत रखे हुए था, उसे मारता भी था। जबकि मैं तो ये चाहता था कि शफीक इसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे, इसे तलाक दे दे। मैं नफरत की आग में अब बहुत आगे जा चुका था। मुझे शफीक से नफरत महसूस होती थी। इस नफरत में मेरी और शफीक की दोस्ती कहीं गायब हो गई थी। मेरा मकसद ये था कि मैं मरियम को किसी भी तरह हासिल कर लूं, शफीक की जिंदगी से इसे निकाल दूं। मैंने हर मुमकिन कोशिश की मरियम को शफीक की जिंदगी से निकालने की, लेकिन शफीक ने अभी तक इसे तलाक नहीं दी। जब वो उसे तलाक नहीं दे रहा था तो मैं अब शफीक को जान से मारने की कोशिश में लग गया। मेरा कोई भी मंसूबा काम नहीं कर रहा था। मैंने ये सोचा कि इसे किसी खाने की चीज में जहर मिला कर दूं और फिर मैंने शाम को उसे फोन किया कि आज का डिनर मेरी तरफ से है। खाना खाने के बाद हम बाहर कार में आकर बैठ गए और मैं इसके लिए जूस ले आया और फिर मैंने उसमें जहर मिला दिया और शफीक के सामने रख दिया। जैसे ही उसने पीना शुरू किया थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया और नीचे गिर गया और इसके मुंह से झाग निकलने लगी। ये सब कुछ देखकर पहले तो मैं थोड़ा डर गया, पर ये सब कुछ देखकर मैं जल्दी से उसे अस्पताल ले गया और उसकी माँ को फोन किया। वो लोग अस्पताल पहुंच गए लेकिन सब लोगों की होश उड़ गए जब डॉक्टर ने बताया कि शफीक अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर क्या था, इसके माँ बाप वहीं पर रोने लगे। मैंने उसकी और उसकी बहन भाई को भी अस्पताल फोन करके बुला लिया। वो लोग भी वहीं पर आ गए, वो सब भी रोने लगे। मैं भी इनके सामने रोने की एक्टिंग करने लगा और फिर शफीक की डेथ को उसके घर ले आए। इसको दफना दिया गया। मुझे कोई भी अफसोस नहीं था कि मैंने क्या कर दिया है। मुझे बस मरियम को हासिल करने का भूत सवार हो गया था और इसलिए मैं किसी भी हद से गुजर सकता था। मेरा ये मंसूबा कामयाब हो गया था। शफीक को मरे अभी 5 महीने हुए थे और तब शफीक के माँ बाप ने सोचा कि मरियम अभी जवान है, इसकी शादी कहीं और कर देनी चाहिए। मरियम के सास ससुर इसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर चुके थे। मैंने इनसे कहा कि आपको कहीं और रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है, मरियम से मैं शादी करूंगा। इन लोगों को इस बात पर कोई एतराज नहीं था क्योंकि मैं शफीक का बचपन का दोस्त था। वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह जानता था और मैं इनके घर का ही मेंबर था। शफीक के माँ बाप ने मरियम से इजाजत ली। वो शादी के लिए राजी नहीं हो रही थी, लेकिन शफीक के माँ बाप ने मरियम को समझाया कि बेटा तुम अभी जवान हो, तुम्हारी आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और फिर शुएब बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा और तुम यहाँ से कहाँ जाओगी। तुम्हारे तो अपने सगे माँ बाप भी नहीं है, तुम्हारे ताया ताई हैं, वो तुम्हें अपनाने के लिए अब तैयार नहीं होंगे। मजबूरी में मरियम ने शादी के लिए हाँ कहती और इस तरह मेरी और मरियम की बहुत ही सादगी के साथ शादी हो गई। मैं बहुत खुश था। आज मेरे दिल के अरमान पूरे हो रहे थे। जिस मकसद को
पूरा करने के लिए मैंने अपने दोस्त की जान ले ली थी, आज वो मेरा मकसद पूरा हो गया था। मरियम मेरी बन गई थी, आज मेरी सुहाग रात थी। मेरे दिल में जज्बात मचल रहे थे। मेरी बहनें और मेरी माँ भी बहुत खुश थी क्योंकि शफीक के माँ बाप ने मरियम की शादी बिल्कुल एक बेटी की तरह की थी। ढेर सारा जहेज भी दिया था, इतनी खूबसूरत बहू, ऊपर से ढेर सारा जहेज। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। शादी की रात आई, मेरी बहनों ने मरियम को सजाकर दुल्हन बनाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। मैं अपने दिल के मचलते जज्बातों को लेकर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन अंदर का मंजर देखकर मेरी चीख निकल गई क्योंकि मरियम तो सामने बेड पर दुल्हन की बजाय कफन ओढ़कर लेटी हुई थी। मैं उसके पास गया, मेरा दिल धड़क रहा था। ये सब क्या है? पता नहीं मरियम ने कफन क्यों ओढ़ी थी। मेरे दिल में अफसोस होने लगा। मुझे लगा शायद शफीक की मौत से मरियम को बहुत बड़ा सदमा लगा है। वो शफीक की मौत की याद में अपने ऊपर कफन डाल लेती है। शायद ये इसका शफीक को याद करने का अपना एक अलग ही तरीका है। मैंने मरियम को आवाज लगाई, मरियम ये सब क्या है? जितना दुख तुम्हें शफीक की मौत का है उतना ही मुझे भी है, क्योंकि शफीक मेरा दोस्त था, लेकिन अब वो इस दुनिया से जा चुका है और हम एक नए रिश्ते में आ चुके हैं। तुम्हें अभी उसको भूलना ही होगा, अपनी यादों से उसको निकालना होगा। हम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन मरियम ने कहा, मैं ये सब कुछ शफीक की याद में नहीं कर रही, बल्कि मैं अब हमेशा ऐसा ही करूंगी। और मैं तो जब शफीक की बीवी थी तब भी रात को कफन ओढ़ कर ही लेटा करती थी। मुझे कफन ओढ़े बिना नींद नहीं आती। अब तुम्हें भी मुझे ऐसे ही झेलना होगा। और मैंने शफीक को कभी हक नहीं दिया था कि वो मेरे पास आए और मेरे जिस्म को हाथ लगाए, और मैं तुम्हें भी यह हक नहीं दूंगी कि तुम मेरे जिस्म को हाथ लगाओ। मैं तो ना ही शफीक से शादी के लिए तैयार थी और ना ही तुमसे, लेकिन शफीक के साथ मेरे ताया ने जबरदस्ती शादी करवाई थी और अब तुम्हारे साथ मेरे सास ससुर ने जबरदस्ती शादी करवा दी। मैं दोनों ही शादियों के खिलाफ थी। मरियम की बातें सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मुझे नहीं पता था कि शफीक और मरियम के बीच लड़ाई झगड़े की क्या वजह थी। शायद दोनों के बीच लड़ाई झगड़े की यही वजह थी कि मरियम हर रात को कफन ओढ़कर सोया करती थी और शफीक मरियम से परेशान रहता था। उसने इतनी खूबसूरत बीवी को अपनी मोहब्बत को पा तो लिया था, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सका था। मेरा दिल अब खून के आंसू रो रहा था कि ये सब मैंने क्या कर दिया था। अपने जान से प्यारे दोस्त की जान ले ली थी। मैंने मरियम से कहा, मरियम ये सब गलत है। अब तुम मेरी बीवी हो और मेरा तुम पर पूरा हक है। तुम इस तरह कफन ओढ़कर नहीं सो सकती। तुम्हें मेरी बीवी होने के सारे हक मुझे देने होंगे। लेकिन उसने कहा, अगर तुमने मेरे जिस्म से कफन हटाया मैं इस वक्त खुद को खत्म कर लूंगी। इसकी बात सुनकर मैं डर गया और खामोशी से एक साइड पर होकर लेट गया। मेरी शादी को 15 दिन गुजर चुके थे। मरियम रोज रात को कफन ओढ़कर सोती। पूरी रात मेरा दिल दहशत में रहता। मुझे लगने लगा था कि मरियम कोई दिमागी मरीज है। मैं मरियम की इस तरह की हरकत और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था और एक रात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मरियम कफन ओढ़कर सो रही थी। मैंने आंख खोलकर देखा भी ना था। गुस्से से उसके जिस्म से कफन उतार कर फेंक दिया। मरियम बेखबर सो रही थी। उसे कुछ होश नहीं था कि मैंने उसके ऊपर का कफन उतार दिया है। वो पिंक कलर की नाइटी में थी। उसका खूबसूरत सा जिस्म अब मेरे सामने था। मुझे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। मैंने उसे बाहों में भर लिया। मेरे हाथ लगाते ही वो उठ गई थी और मुझसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन मेरी पकड़ भी मजबूत थी। वो मेरी मजबूत बाहों से निकल नहीं सकी। लेकिन ये क्या, जैसे ही मेरे हाथ मरियम की पीठ तक पहुंचे थे, उसकी पीठ पर कुछ मुझे अजीब सा महसूस हुआ था, जैसे कि उसके पीठ पर कुछ था जो मुझे अपनी उंगलियों के नीचे महसूस हो रहा था। मैंने मरियम की नाइटी हटाकर देखा। उसकी पूरी पीठ पर ज़ुहैब नाम लिखा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नुकीली चीज से उसकी पीठ पर ये निशान लगाए हों और अपना नाम लिखा हो। मैं बहुत हैरान सा उसकी पीठ को देख रहा था। अब सारा राज खुलकर सामने आ चुका था। मरियम सर झुकाए आंसू बहा रही थी। मैंने कहा, मरियम ये सब क्या है? आखिर तुम्हारी पीठ पर यह ज़ुहैब नाम क्यों लिखा है? उसने कहा, मैंने अपने जिस्म पर किसी और को हाथ नहीं लगाने दिया था और इसलिए मैं कफन ओढ़कर सो जाया करती थी ताकि शफीक या तुम मुझे कभी हाथ ना लगा सको। शफीक को भी मैंने कभी अपने जिस्म को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये मेरे जीवन की सच्चाई है। मैं ज़ुहैब नाम के लड़के से प्यार करती थी। वो मुझे अपनी जागीर समझने लगा था। वो मेरे साथ मनमानी करता था। मैं किसी भी तरफ आंख उठाकर भी देख लेती तो मेरे ऊपर बहुत जुल्म करता था। वो कहता था कि ये आंखें सिर्फ मेरी तरफ उठनी चाहिए, किसी और की तरफ उठी तो ये आंखें निकाल लूंगा। मैं उसे पीछा छुड़ाना चाहती थी, लेकिन वो किसी तरह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक बार मैंने शॉर्ट कपड़े पहने हुए थे। मेरे पीछे का गला कुछ ज्यादा ही बड़ा था। मैं उसके साथ एक कैफे में बैठी हुई थी। कुछ लड़के मुड़ मुड़ कर मेरी पीठ की तरफ देख रहे थे। ज़ुहैब से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मुझे अपने घर ले गया और फिर उसने मेरी पीठ पर एक तेज धार नुकीली चीज से अपना नाम लिख दिया। उसने
उसने कहा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। हर उठने वाली निगाह को पता होनी चाहिए कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ ज़ुहैब की है। इसका ये दीवानापन देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरी पूरी पीठ लहूलुहान हो चुकी थी। मैं किसी तरह पीछा छुड़ाकर अपने घर आई थी। मेरे माँ बाप तो इस दुनिया में नहीं थे। मेरी ताई मेरे साथ अच्छा नहीं करती थी। अगर इन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाती तो वो मुझे घर से ही निकाल देती। और इस वक्त शायद खुदा को मेरे ऊपर रहम आ गया। मेरे ताया का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया। उसने घर बदल दिया। इस तरह ज़ुहैब से मेरा पीछा छूट गया। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मैं ज़ुहैब के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन से ताया और ताई का रवैया मेरे साथ और भी खराब हो गया। उन्होंने कहा कि तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और ऐसे में शफीक का रिश्ता मेरे लिए आया। ताया ने मेरा अबॉर्शन करवा दिया और जबरदस्ती मेरी शादी उसके साथ कर दी। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सच्चाई उसको पता चले, इसलिए मैंने उसे कभी अपने जिस्म पर हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन आज तुमने सब कुछ देख लिया, इसलिए मुझे तुम्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ी। मरियम की सारी सच्चाई जानकर मेरी आंखें खुल चुकी थी। मुझे अपने दोस्त के मरने का बहुत दुख था। मैंने उसकी जान ले ली। मैं इसका गुनहगार था। मैंने मरियम के सामने अपने गुनाह को कबूल कर लिया कि शफीक की जान जाना कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे मेरा हाथ था। वो भी आंखें फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। हम दोनों ही गुनाहगार थे। मैंने मरियम से कहा कि मैं तुम्हारी हकीकत जानते हुए भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। लेकिन मरियम ने कहा, जब अपने जान से ज्यादा प्यारे दोस्त का ना हो सका, मैं उसके साथ अब और एक पल भी नहीं रह सकती। जो इंसान अपने बचपन के दोस्त का ना हो सका, उस दोस्त का जिसने तुम्हें भाई से बढ़कर जाना, तुम भला मेरे साथ क्या वफा करोगे। उसने उसी वक्त मेरा घर छोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी से चली गई। आज मैं तन्हा अकेला अपने गुनाहों की आग में जल रहा हूँ। मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हुआ था। मरियम ने अदालत के जरिए मुझसे तलाक ले ली थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होती जा रही थी। किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। एक दिन मैं ख्यालों में मगन सड़क पर चला जा रहा था कि पीछे से कार ने मेरा एक्सीडेंट कर दिया। मैं सड़क पर गिरा था। खुदा का शुक्र था कि मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई थी। गाड़ी वाले ने मुझे गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गया। उसने कहा, जब खुद को थोड़ा ठीक महसूस करो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैं उसके घर पर बैठा हूँ। उसके घर को देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत घर था। तभी एक लड़की कमरे से बाहर आती दिखाई दी। जमीन आसमान मेरी आंखों के सामने से घूम गए थे। कमरे से निकलने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि मरियम थी। वो लड़का जो मुझे कार में लेकर आया था, वो जल्दी से मरियम की तरफ बढ़ा था और उसका हाथ पकड़कर बोला, मरियम देखो, इस लड़के का एक्सीडेंट मेरी वजह से हो गया है। तुम इसके लिए जूस ले आओ। मरियम भी मुझे ही देख रही थी, लेकिन उसने मुझे देखकर नफरत से मुंह फेर लिया और किचन में चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उस लड़के की कॉल आ गई जो मुझे गाड़ी में लेकर आया था और वो बात करते करते बाहर चला गया। मुझसे रुका नहीं गया। मैं मरियम के पीछे किचन में गया। मैंने मरियम से कहा, ये सब क्या है। मरियम ने मुझे बताया कि ये ज़ुहैब है। ये मुझे तलाश करता हुआ मुझ तक पहुंच गया। उसने मुझसे अपने किए की माफी मांगी थी और अब खुदा का शुक्र है ज़ुहैब एकदम ठीक है और मुझे बहुत प्यार करता है, मेरा बहुत ध्यान रखता है। हम दोनों की शादी हो गई है और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। खुशी तो मरियम के चेहरे से ही टपक रही थी। सच में वो बहुत खुश थी। लेकिन सजा तो खुदा ने मुझे दी थी। ना मेरा दोस्त मेरे पास रहा और ना ही मुझे मरियम मिल सकी। मैं थके थके कदमों से मरियम के घर से वापस आ गया था। अब मैं खुदा से रो रो कर दुआ करता हूँ कि खुदा मेरे गुनाहों की सजा कम कर दे और मेरे दिल को सुकून दे दे। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।